بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب عز و جل کے نام سے جو کن فیکون کا مالک اور کائنات میں طاقت کی دلیل ہے۔ اسی کی ذات صاحب جلال و کرم ہے۔ ہم ورلڈ وائڈ ٹیکنالوجی کی طرف سے آپ کو آج کے سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سیشن رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹیز کے بارے میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ بہت ہی انفارمیٹیو سیشن ہوگا اور خاص طور پر ہم نے آپ لوگوں کے لیے یہ سیشن رکھا ہے۔ میں پر امید ہوں کہ آپ آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ آج کے سیشن کا باقاعدہ آغاز ہم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا حافظ محمد سعد کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ میں نے الحمد سے والناس تلک دیکھا ہے، میں نے الحمد سے والناس تلک دیکھا ہے، تجھ کو رحمت کے سوا کچھ بھی نہ پایا میں نے۔ حافظ محمد سعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے حافظ محمد سعد جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ اب میں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دعوت دوں گا عدنان افضل کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ رخ پہ رحمت کا جومر سجائے، کملی والے کی محفل سجی ہے۔ رخ پہ رحمت کا جومر سجائے، کملی والے کی محفل سجی ہے۔ اب تو محسوس یوں ہو رہا ہے جیسے آقا کی جلوہ گری ہے۔ اب تو محسوس یوں ہو رہا ہے جیسے آقا کی جلوہ گری ہے۔ اور وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا۔ وہ سما کیسا ذیشان ہوگا
जब खुदा मुस्तफा से कहेगा अब तो सजदे से सर को उठा लो, अब तो सजदे से सर को उठा लो, आपकी सारी उम्मत बरी है, अब तो सजदे से सर को उठा लो, आपकी सारी उम्मत बरी है। रुख पे रहमत का झूमर सजाए, कमली वाले की महफिल सजी है, वास्ता सैयदे करबला का, वास्ता फातिमा की रिदा का, अब तो जोली मेरी या कबर दो, अब तो जोली मेरी या कबर दो, आपने सबकी जोली भरी है, रुख पे रहमत का झूमर सजाए, कमली वाले की महफिल सजी है। ये थे अदनान अफजल जो बारगाहे रिसालत में उबलाए अकीदत के फूल निछावर कर रहे थे। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद नईम और मेरे साथ होस्टिंग के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं मोहम्मद वसीम अकरम। हम एक मरतबा फिर इस सेशन में तमाम शुरका को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अब मैं माइक्रोफोन वसीम साहब के हवाले करता हूँ। जी वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी नईम साहब सुनाइए, क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी जी बिल्कुल, आप कंटिन्यू कीजिए। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे हमने इनवाइट किया, एक आज का जो हमारा सेशन है उसको लेकर अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आप लोगों का बेहद शुक्रिया आने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो ऐसे सेशंस पे नहीं आते, और कुछ दोस्त बाद में हमें ये भी कहते हैं कि जो सेशन था आप लोगों का बड़ा अच्छा था मगर हमने मिस किया। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने हमारा ये सेशन ज्वाइन किया। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज के सेशन में आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। आखिर में हम आपके जो हैं सवाल जवाब का सिलसिला भी एंड पे जरूर जारी रहेगा, हम आप लोगों से जरूर आप लोगों के सवालात भी लेंगे। तो आज हम बात क्या करने वाले हैं, किस टॉपिक पे हमारी बात होगी। वैसे कहने की हद तक तो कहा जाता है कि ये तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, मगर जहां तक मैंने नोट किया है और बाकी भी जो हमारे यहाँ पे साथी बैठे हैं उन्होंने भी नोट किया होगा कि बाद जगहों पे हमें बहुत सारे जो है ना मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारे पास गाइडेंस नहीं होती, हम जानते नहीं हैं कि हमने अगर काम करना है तो हम गाइडेंस कहाँ से लें या हमें कौन गाइड करेगा। और मिसाल के तौर पे कहीं पर एडमिशन भी लेना पड़े तो आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है और आप नहीं समझ पाते चीज़ों को। तो आज का जो हमारा सेशन है ह्यूमन राइट्स के ऊपर है। हम यहाँ बात करेंगे ह्यूमन राइट्स की, नेशनली इंटरनेशनली कहाँ पे किस तरह से जो है अपने राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हमें कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो हमारे पास कौन कौन से राइट्स हैं, क्योंकि बहुत सारी तंजीमें भी इस पे काम कर रही हैं मगर फिर भी हमें उस तरह से गाइडेंस नहीं मिलती। तो इस सेशन में हमारे साथ होंगे हमारे बड़े अच्छे दोस्त, ठीक है, अब्दुल्ला रशीद। इनका तारुफ, इनका इंट्रोडक्शन अगर थोड़ा सा बताऊं इनके बारे में, तो माशाल्लाह इन्होंने यूसीपी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से आईआर में यानी इंटरनेशनल रिलेशन में डिग्री ले रखी है, बीएस की, और आजकल जो है ये मुंसलिक हैं अस्मा जहांगीर ह्यूमन राइट्स से। तो ये हम इन्हीं से जानेंगे कि ये अस्मा जहांगीर ह्यूमन राइट्स क्या है और ये पाकिस्तान जस्टिस एंड राइट्स इनिशिएटिव क्या है, और आपका सफ़र यहाँ आपने क्या सोच के ज्वाइन किया इन्हें, और आप यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं और क्या क्या सर्विसेज इनसे ले रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जानेंगे हम इनसे। तो इसी के साथ मैं मुल्तमिस हूँ अब्दुल्ला रशीद से। अब्दुल्ला रशीद आप आइए और सेशन को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। इससे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया। देखें, लीगली अवेयर होना बहुत बड़ी आजकल हमारी जरूरत बन गई और हर बंदे को पता होना चाहिए कि उसके लीगल राइट्स, उसके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स कौन से हैं और इंटरनेशनली पाकिस्तान ने
किन किन कन्वेंशन या किन किन चार्टर्स पे कमिटमेंट दी या रेक्टिफाई किया हुआ कि हम इसकी पासदारी करेंगे। तो इसी सिलसिले में आज आपको ये अवेयरनेस भी दी जाएगी और आपको बताया भी जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स कौन कौन से हैं और इंटरनेशनली हमारे लिए कौन से राइट्स हैं और हमारे लिए कौन कौन से अभी तक एक्ट्स आए हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज आई हैं। तो अब्दुल्ला, स्टेज इज योर्स, नाउ कंटिन्यू। जी, थैंक यू जैद भाई। सबसे पहले बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, टाइम निकाला इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। ह्यूमन राइट्स एक ऐसा मौजूद है जो कि डायरेक्टली हमसे रिलेट करता है, हमके इंसान से रिलेट करता है। तो ऐसा मौजूद है ये जो कि बड़ा जुबान का बयान है, इंटरनेशनली भी नेशनली भी। हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है, जो इंटरनेशनल सूरत हाल है, दोनों में जो है बड़ा एक मीनिंगफुल है और बड़ा ही इफेक्टिव है। इफेक्टिव इस सेंस में कि बहुत काम हुआ है इससे। इनके पार्टिकुलरली अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, 1945 के बाद से इस पे बहुत सारा काम हुआ है। तो आज इन्हीं पे एक ही टॉपिक हम बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह काफी नई चीजें सीखने को मिलेंगी आपसे, आप सबको। तो सबसे पहले हम एड्रेस करेंगे कि व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि आप मुझसे कोई भी बताए ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, एनीवन। आंसर अली बात करें, आपका माइक ऑन है, बात करें, अनम्यूट करें माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज थोड़ी सी कम सुनाई दे रही है, कोशिश करें अपना माइक जो है ना आप जरा करीब कर लें तो बाकी ओवरऑल ठीक। जी ऑडिबल, अब आवाज क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेरी वेरी थैंक यू आपका, थैंक यू सो मच। आपने इस सेशन को कंडक्ट किया और हमें अवेयरनेस देने के लिए इसका एहतमाम किया। अगर बात की जाए ह्यूमन राइट्स की, तो ह्यूमन राइट्स की कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे ये मुआशरती हकूक हो गए, मुआशी हकूक हो गए, और वो हकूक जो इंसान को एक जिंदा रहने के लिए और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आज़ादाना जो कि उनको रियासत तस्लीम करती है और जिनके ज़रिए इंसान अपने जो काम है वो ह्यूमन राइट्स के ज़रिए कर सकता है, चाहे वो मुआशरती हो, मुआशी हो या बहुत आपने बेहतरीन नंबर आपने बता दिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जो मैंने बात की यही ह्यूमन राइट्स है। इसको नेचुरल राइट्स भी कहा जाता है, इनहेरिटेड राइट्स भी कहा जाता है। ये वो राइट्स हैं जो कि इंसान बर्थ के साथ ही, पैदाइश के साथ ही वो इनहेरिट करता है। उसमें जिंदा रहने का हक है, जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ है, आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ है, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मजहब को चूज करने की आजादी है, जस्टिस, एक्सेस टू जस्टिस है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ठीक है। ये सारे ह्यूमन राइट्स हैं, नेचुरल राइट्स हैं। और इनएलिएनेबल राइट्स हैं, यानी कि ऐसे राइट्स जो कि कभी डिनाई नहीं किए जा सकते, जो कि छीने नहीं जा सकते, जो कि कोई आपको ले नहीं सकता, ठीक है। ये वो राइट्स हैं। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनली, मैंने कहा कि खुसूसी तौर पे हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज हुई, कन्वेंशंस हुए, बिल ऑफ राइट्स आए, डिक्लेरेशंस आए, क्योंकि इन्होंने ह्यूमन राइट्स से बात की। इनके अलावा अगर हम बात करें मजहब में बहुत सारे हकूक भी है। इस्लाम की अगर हम बात करें तो बहुत ही एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसमें ह्यूमन राइट्स मेंशन किए गए हैं, ठीक है। और इसी तरह दूसरे मज़ाहिब में भी ह्यूमन राइट्स दिए गए। तो हम बात करें पॉलिटिकल लेंस में, एक एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शेप हो रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसके बाद जो राइट्स दिए गए, और खुसूसी तौर पे मैं इसको लिंक भी करूंगा आगे, जो डिसेबिलिटी राइट्स दिए गए। इस पे कन्वेंशन है जो कि अडॉप्ट किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2006 में, UNCRPD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। 2006 में अडॉप्ट किया गया और पाकिस्तान ने इसको 2008 में साइन। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे ह्यूमन राइट्स की, कैसे वो इवॉल्व हुए और क्या इंटरनेशनल
ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल था, यूएनओ का क्या रोल था, और इंटरनेशनल एनजीओ का क्या रोल था, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन चार्टर, ठीक है, उसमें मेंशन किया गया था कि ह्यूमन राइट्स इंसान को दिए होने चाहिए, जो उसके बुनियादी बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो गारंटी किए वो वहां पे ह्यूमन राइट्स चार्टर में। उसकी जरूरत क्यों पेश आई वो हम सब जानते हैं कि 20th सेंचुरी में दो वॉर्स थी जो कि बहुत ही डेवास्टेटिंग वॉर्स थी, और वर्ल्ड वॉर 2 में एस्टिमेटेड 30 to 40 मिलियन लोग इफेक्ट हुए, लोगों की हलाकतें हुई, 30 to 40 मिलियन पीपल वर डाइड इन devastated conflict of World War II. तो 1945 में यूएनओ बनती है, अक्टूबर 1945 में, 46 में इसका पहला सेशन होता है। उसके साथ ही एक कमीशन बना दिया गया ह्यूमन राइट्स का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, ड्राफ्ट बनाने के लिए कि ये ह्यूमन राइट्स होंगे, उसको एक लीगल फ्रेमवर्क में लेके आने के लिए, ठीक है। फिर उस पर बहुत सारी मीटिंग्स हुई, कॉन्फ्रेंसेस हुई, याल्टा कॉन्फ्रेंस है, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस है, और बहुत सारे कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें लैटिन अमेरिका के भी कंट्रीज थे, एशिया के भी कंट्रीज थे, यूरोपियन कंट्रीज भी थे, ठीक है। फिर 1948 में 10 दिसंबर 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट किया जाता है यूएन की तरफ से, जिसमें इसके 30 आर्टिकल्स हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स पे बात करते हैं, इंसान की जो ह्यूमन राइट्स जितने भी बेसिक राइट्स हैं उसको कवर किया, ठीक है। जिनके आर्टिकल्स अगर हम बात करें, आर्टिकल 3 की बात करें, वो आर्टिकल 3 राइट टू लाइफ की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है, पर्सनल सिक्योरिटी की बात करता है, ठीक है। तो मैं साथ साथ इसको लिंक भी करूंगा जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स गारंटी किए गए हैं चैप्टर 1 पार्ट 2 में, आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो आर्टिकल 9 है वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ सिक्योरिटी उसकी बात करता है, ठीक है। इसमें आर्टिकल 3 यूडीएचआर की मैंने बात की, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसमें इक्वालिटी की बात की गई, आर्टिकल 25 हमारा इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप की बात करता है, ठीक है। और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो सेक्शन 3 है आर्टिकल 25 का, वो ये कहता है कि जो कि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए कुछ आर्टिकल अमेंड भी किए जा सकते हैं, यानी कि उनकी इक्वालिटी को लेके, बेसिकली इक्विटी की बात हो रही है, ठीक है। किसी पार्टिकुलर सेक्शन को किसी के आपने एम्पावर करना हो, बैलेंस करने के लिए, ठीक है, उनके लिए क्योंकि ज्यादा वल्नरेबल वही है हमारे कंट्री में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, वुमेन और चिल्ड्रन। तो यहाँ पे कोई सी शिकवी ऐसे ऐड हो सकती है अगर मेरा अपना ओपिनियन डिसेबल पर्सन के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, तो वो भी हो सकती है। फिर अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात की गई यूडीएचआर में। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 जो है वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करता है कि आप कंट्री में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम ट्रैवल तो कर लेते हैं, लेकिन अगर ये राइट ना हो हमारे पास तो फिर हमें इसकी अहमियत का अंदाजा होगा, ठीक है। जिन कंट्रीज में नहीं है ये राइट, जैसे गजा आप देख लें, ठीक है, वहां पे मूवमेंट स्ट्रिक्ट है, तो वो कैसे जो है वो उनको सफर करना पड़ता है। तो जो राइट्स मिलते हैं तभी उनकी अहमियत का अंदाजा हमें होता है। फिर अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन बात करता है आर्टिकल 17, हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, कोई यूनियन बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आर्टिकल 16 जो है वो राइट पीसफुल असेंबली की बात करता है। अगर आपसे कोई जुल्म हुआ है, कोई आपके साथ मिसबिहेव हुआ है, कोई मेल हैंडलिंग हुई है आपसे, तो आप उस पर अपना प्रोटेस्ट भी रिपोर्ट करवा सकते हैं। तो फिर मैं बात करूंगा जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इसका आर्टिकल 21 जो है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करता है, ठीक है। तो इसमें ये है हर सिटीजन के पास ये राइट है, वो वोट कर सकता है, वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, तो ये राइट दिया गया।
आर्टिकल 25 की अगर मैं बात करूं UBHR की, तो ये बात करता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी की, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन, ठीक है, और सोशल सिक्योरिटी की बात करता है। और खास तौर पे इन्होंने किया है कि जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, ठीक है, विमेन, चिल्ड्रन, ठीक है, तो इसमें आप डिसेबिलिटी, पर्सन डिसेबल, उनको भी हम ऐड कर सकते हैं, डिफरेंशिएबल पर्सन से। आगे मैं अगर चलूं, कॉन्स्टिट्यूशन अगर पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, तो वो बात करता है, आर्टिकल 14 बात करता है डिग्निटी ऑफ मैन की, यानी कि इंसान का जो वकार है, इज्जत है, इसकी इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन की बात करता है, ठीक है। इस पे बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे जुडिशियल डिसीजंस हैं जो कोर्ट ने बार बार अफर्म किया है ह्यूमन डिग्निटी को, जो इंसान का वकार है उसको मजरूह नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, सिग्निफिकेंट राइट है। आर्टिकल 25A ये बात करता है एजुकेशन की, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें 5 साल से 16 साल तक का जो बच्चा है उसके लिए एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, ठीक है। ये इंश्योर करते हैं कि फ्री एजुकेशन हो 16 ईयर्स तक। और आर्टिकल 23 और 24 प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि हम प्रॉपर्टी भी ऑन कर सकते हैं, उसको बेच भी सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 18 वो प्रोफेशन की बात करता है, राइट टू चूज प्रोफेशन, बिजनेस, ट्रेड, ठीक है। और इसमें साथ उन्होंने मेंशन किया कि हम ऐसी प्रोफेशन, ऐसा बिजनेस नहीं ऑप्ट कर सकते जो कि स्टेट ने इलीगल इसको किया हो, ठीक है। तो लाइक कोई ड्रग्स वगैरह होती हैं, तो लाइसेंस वगैरह इश्यूज होते हैं, तो एक स्पेसिफिक उन्होंने रखा है। तो आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है। साथ ही यहाँ पे भी इन्होंने ये मेंशन किया है कि आपने सर्टेन जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, लाइक आपने डिफेंस और सिक्योरिटी के अगेंस्ट क्रिटिसाइज नहीं करना, स्टेट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं करना, ग्लोरी ऑफ इस्लाम के खिलाफ कोई आपने स्टेटमेंट नहीं देनी। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे हैं। आर्टिकल 19A इंफॉर्मेशन की बात करता है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, पब्लिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कोई भी लॉ पास हो रहा है, लेजिस्लेशन आ रही है, कोई भी अमेंडमेंट हुई है, कोई भी पॉलिसी बनी है जो कि पब्लिक के लिए बनी है, तो उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें भी पर्टिकुलर है कि जो सेंसिटिव जो इश्यूज हैं लाइक डिफेंस, सिक्योरिटी, ठीक है, कंट्री की सॉवरेनिटी, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं एक्सेस की जा सकती, ठीक है। तो ये कुछ राइट्स हैं हमारे। अगर मैं इसमें राइट टू लाइफ में एक अमेंडमेंट हुई 2006 में, इसमें राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट एक ऐड किया गया, क्योंकि एक केस शैलाव्या केस था, बड़ा हिस्टोरिक, ठीक है। तो एक ड्रिल स्टेशन बन रहा था किसी की रेजिडेंशियल बिल्डिंग के पास, तो उन्होंने कहा कि ये हेल्थ के लिए जो है वो एनवायरमेंट को डैमेज करता है, इसके लिए हेल्थ के इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो फिर वो कोर्ट में लेके गए, तो फिर कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया कि जो आज के दौर के लिहाज से अगर हम देखें, एनवायरमेंटल जो हैजर्ड्स हैं, ठीक है, तो उसका जो लाइफ पे इम्पैक्ट है। तो फिर 26 अमेंडमेंट हुई, उसमें फिर 9A आर्टिकल जो है ये राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये कुछ राइट्स थे जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि हमें दिए। और इसमें एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल ये भी आर्टिकल 11 जो कि स्लेवरी को मेंटेन करता है, खत्म करता है, प्रोहिबिट करता है, और इम्पोर्स लेबर जो फोर्स लेबर है, बाउंडेड लेबर है, तो उसको प्रोहिबिट करता है। तो फोर्स लेबर को अगर हम समझना हो तो इस तरह से समझ सकते हैं कि लाइक हमारे रूरल एरियाज में इनके वहां पे अक्सर ये होता है कि किसान अगर किसी लैंडलॉर्ड से लोन ले लेता है, तो वो अपने किसी बच्चे को गिरवी रखवा देता है वहां पे, ठीक है। वो उसके बाद काम करके उसके साथ जैसा मर्जी सलूक करे, वो फिर इससे पूछ नहीं सकता। तो ये बाउंडेड लेबर है, तो इससे पाकिस्तान ने कमिटमेंट्स दी हुई है काफी। तो अभी रिसेंट जो मैं की बात करूं तो यूएस ने पाकिस्तान पे टैरिफ इम्पोज किए थे 10%, तो फोर्स लेबर को लेके, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट। तो आर्टिकल 12
है वो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट की बात करता है, यानी कि ऐसा लॉ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता उस वक्त, जो कि आपने फॉर एग्जांपल आपने आज कल आपने मर्डर किया है कल, ठीक है, उस वक्त मर्डर की वो जो सेंटेंस की डेथ है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, तो बात में वो आज हुई है, वो रूल आज बना है, तो वो उसका जो कल का मर्डर है वो अप्लाई नहीं होगा, उसके जो सेंटेंस की डेथ अप्लाई नहीं होगी, ठीक है, उसके जो आज क्या कहते हैं जो उसने कमिट किया क्राइम, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही उसके जो है वो जो पेनल्टी है वो इम्पोर्ट होगी, ठीक है, यानी कि प्रीवियस लॉ जो है वो उसके जो प्रीवियस का क्राइम है जो उसका लॉ नहीं बना था वो नहीं हो सकता ना, अगर बाद में अमेंड किया गया हो। तो ये था। अब मैं आता हूँ पर्सन विद डिसेबिलिटी राइट्स के, यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 में पास हुआ, अडॉप्ट किया गया। इसकी भी एक बैकग्राउंड है जो कि हमें 1981 से जो है एफर्ट्स डेवलपमेंट्स हुई, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि अल्टीमेटली कल्मिनेट हुई 2006 में। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इस रेजोल्यूशन को, इस कन्वेंशन को लाने में, वो मैक्सिकन प्रेसिडेंट थे मेक्सिको के, वो सेंटे फॉक्स। 56 जो सेशन था यूएन जनरल असेंबली का, उसमें उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया, एक रेजोल्यूशन प्रपोज की कि ये जो है ऐसा एक कन्वेंशन अडॉप्ट किया जाए जो कि स्पेसिफिक पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए उनके राइट्स को इंश्योर करने के लिए, उनके फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करने के लिए। 1980 से पहले से जो डिसेबिलिटी थी वो उसको देखा जाता था एज ए चैरिटी मॉडल, मेडिकल मॉडल, ठीक है, वेलफेयर मॉडल, ठीक है, स्टेट्स ने उसको एज एक मेडिकल इशू लेके उन्होंने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए, ठीक है, तो बहुत कम काम हुआ एजुकेशन पे, इक्वालिटी पे, एम्प्लॉयमेंट पे। तो इसमें 1981 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबिलिटी यूएन ने ऑब्जर्व किया, ठीक है, जो उन्होंने जो प्रमोट किया, जिसमें इक्वालिटी को एजुकेशन को, एक्सेसिबिलिटी को पहली बार जो है इसकी बात हुई। फिर हम देखते हैं कि 1982 में वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन कंसर्निंग विद पर्सन विद डिसेबिलिटी ये अडॉप्ट किया गया। तो ये भी इस पर भी बात हुई इक्वल राइट्स पे, प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पे, ठीक है, इनके डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस थे उसमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी, तो इस पे बात हुई। और फिर हम 1983 में यूएन ने एक इंटरनेशनल डेकेड जो था इस पे उन्होंने अनाउंस किया 1983 से 1982 स्पेसिफिकली फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। इस दौरान बहुत सारा इस पे काम हुआ, कॉन्फ्रेंसेस हुई और डिफरेंट कंट्रीज को इंगेज किया गया इसमें। तो इसी दौरान मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में 1981 में, आई थिंक 82 में डिसेबल पर्सन एम्प्लॉयमेंट ऑर्डिनेंस लाया गया था, लेजिस्लेशन हुई। पंजाब में ये अडॉप्ट किया था और इसमें जो है एक फ्रेमवर्क उन्होंने दिया था, एक रिकमेंडेशन थी कि इस तरह से इम्प्लॉयमेंट कोटा हुआ, इस तरह से होगा, रिहेबिलिटेशन सेंटर होंगे। और इसमें फिर आगे चल के उन्होंने जो स्पेशल एजुकेशन का डायरेक्टरेट था वो बना 1985 में। तो इस दौरान काफी डेवलपमेंट्स हुई। फिर 1992 में ही एक डे एलोकेट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से 3 दिसंबर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो इस दौरान बहुत सारी जो एनजीओ थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, वो काम कर रही थी डिफरेंट डिसेबल पर्सन के लिए, उनकी राइट्स के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए। बहुत सारी पॉलिसीज बन रही थी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। तो फिर 90s में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस सामने आई जो कि डिफरेंट लेबल पर्सन थे, वो खुद ही जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे थे, ठीक है। वर्ल्ड वाइड एक ऐसी मूवमेंट चली कि जिसका स्लोगन ये था कि नथिंग अबाउट अस विदाउट अस,
ठीक है, यानी कि डिसीजन उनके लिए जा रहे थे लेकिन उनको उसमें इंक्लूड नहीं था किया जा रहा। तो उन्होंने कहा कि हमसे पूछे बगैर ही आप पॉलिसीज बना रहे हैं, हमें तो आप इंक्लूड ही नहीं कर रहे। तो फिर यहाँ पे एक जरूरत महसूस हुई एक लीगल फ्रेमवर्क की, जिसमें जो इनके स्पेशल पर्सन के, डिफरेंटली एबल पर्सन के जो राइट्स हैं उनको इंश्योर किया जाए थ्रू इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क। तो फिर हम देखते हैं कि 2001 में जो है विसेंटे फॉक्स ने, मैक्सिकन प्रेसिडेंट हैं, इस पे एक ड्राफ्ट प्रपोज किया, एक रेजोल्यूशन प्रपोज की। फिर इस पे दिसंबर 2001 में ही एड हॉक कमेटी बना दी गई, ठीक है, जिसमें बहुत सारे जो एनजीओ की, ऑर्गेनाइजेशंस की, उनको इंगेज किया गया, ठीक है, डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट एक्सपर्ट्स को इंगेज किया गया, निगोसिएशंस हुई, एक पीरियड ऑफ निगोसिएशंस जो है वो चला, फिर कल्मिनेट हुआ 2006 में, दिसंबर 2006 में फाइनली जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने ये अडॉप्ट किया कन्वेंशन, यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यूएनसीआरपीडी। तो 2008 में पाकिस्तान ने साइन किया, 2011 में पाकिस्तान ने इसको रेटिफाई किया। ये लीगली बाउंड करता है जो भी इसके सिग्नेटरीज हैं, जिन्होंने इसको रेटिफाई किया, जिन स्टेट्स ने, कि वो जो भी इस कन्वेंशन में, ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, अगर आप गूगल भी करेंगे 211 पेजेस का एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। और इसमें बेसिकली हमें ये बताया गया है, इसमें जो सारे जो कन्वेंशन हैं रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, वो ICCPR हो, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, UDHR हो, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर हो, कन्वेंशन अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन हो, तो सारी चीजों को, सारे जो कन्वेंशन हैं, सारी ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज को अफर्म किया गया कि ये डिफरेंट एबल पर्सन के लिए भी उसी तरह ही इक्वली यूनिवर्सली अप्लाई होंगी ऑन इक्वल बेसिस, ठीक है। तो इसमें ये मेरे पास, ठीक है, तो इसके अगर हम बात करें, इसके 50 आर्टिकल्स हैं। जी सॉरी टू इंटरप्ट टू जी। पार्टिसिपेंट्स आप लोग एंड तक हमारे साथ जुड़े रहे, इंशाल्लाह आपको इस सेशन का सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा, जिसका हम लास्ट पे लिंक शेयर करेंगे। जब हमारा Q&A सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो उस टाइम पे हम जितने भी उस टाइम पार्टिसिपेंट होंगे, वो लिंक हम जब शेयर कर देंगे तो आप लोग वहां से ई सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। सो आप लोग सेशन के साथ जुड़े रहें, लीव ना करें, और यकीनन ये बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन है। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, तो मैं बात कर रहा था कि 50 इसके आर्टिकल्स हैं, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है ये, और इसमें बहुत सारे राइट्स की बात की गई। इसमें अगर हम बात करें, आर्टिकल 1 में एक डेफिनेशन दी गई डिसेबिलिटी की, इसमें बताया गया कि ऐसे पर्सन्स जो कि फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पेयरमेंट्स हैं उनको, ठीक है, जो कि उनको हिंडर करती हैं, रोकती हैं सोसाइटी में अपने काम में फुली पार्टिसिपेट करने से, ठीक है। तो इसमें उन्होंने इंश्योर किया गया कि बजाय इसके कि मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाया जाए, रिहेबिलिटेशन की तरफ जाया जाए, ठीक है, इसमें कंट्रीज को उन्होंने इंश्योर किया कि आप में जो बैरियर्स हैं जिनकी वजह से ये फुली इफेक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, आपने उनकी रिमूवल पे काम करना है, ठीक है। तो फिर हम इसमें देखते हैं कि इसकी अगर हम बात करें तो इक्वलिटी की बात की गई इसमें भी। इसमें बेसिकली मैंने आपको बताया कि उन्हीं जो कन्वेंशंस को अफर्म किया गया, इसमें दोहराया गया, रिपीट किया गया, ठीक है। और इस कन्वेंशन में, इस डॉक्यूमेंट में बताया गया कि वही जो राइट्स हैं वो इक्वल बेसिस पे ही अप्लाई करेंगे डिफरेंट एबल पर्सन को। तो इसमें राइट टू लाइफ है, इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन का है, ठीक है, और इसमें स्टेट को ऐसे स्टेप्स लेने का कहा गया जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन को डिस्करेज करें, ठीक है, और इक्वालिटी को इंश्योर करें, ऐसे लेजिस्लेशन का कहा गया। फिर उसके बाद इसमें मैं फर्दर बात करूं तो वुमेन और चिल्ड्रन राइट्स हैं, ठीक है। इसमें पर्टिकुलरली बात की गई कि वुमेन चिल्ड्रन ज्यादा वल्नरेबल हैं, उनके राइट्स की बात की गई।
اور ان کے لیے اسپیسیفک میئرس جو بھی گورنمنٹ کو اسٹیٹ کہا گیا لینے کے لیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اکوالٹی بفور لا کا کہا گیا اس میں, اور فریڈم آف موومنٹ کا کہا گیا, رائٹ ٹو پرائیویسی کی بات کی گئی, رائٹ ٹو ایجوکیشن کی بات کی گئی. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ کہا گیا کہ ریزنیبل اکوموڈیشن پرووائڈ کی جائیں, یعنی کہ جو بھی چینجز ریکوائرڈ ہیں ان کی جو پارٹیسپیشن ہے اس کو انشور کیا جائے ہر صورت میں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آرٹیکل 25 جو اس کا ایجوکیشن کی بات کرتا ہے, تو اس میں انکلوسو ایجوکیشن کی بات کی گئی. اس میں اسپیشل ایجوکیشن کی بھی بات ہوئی, لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ جنرل ایجوکیشن ہے اس سے بھی ایکسکلوڈ بھی کیا جا سکتا ہے ڈفرنٹ ایبل پرسن کو آن دا بیسس آف ڈسیبلٹی. ٹھیک ہے. اس کو ڈسکریمنیشن کہا گیا. تو آرٹیکل 29 جو حصہ ہے وہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی بات کرتا ہے. اس میں بتایا گیا کہ ووٹنگ رائٹس کو بتایا گیا, اسپیسیفک جو بیلٹ پیپر ہے اس کا بتایا گیا. ٹھیک ہے. ایون کہ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن بھی جو ہے لڑ سکتا ہے ڈفرنٹ لیول پرسن. ٹھیک ہے. اور اس کو اسٹیٹس کو بھی کہا گیا, جو سگنیٹریز جو اسٹیٹ پارٹیز ہیں اس کو کہا گیا کہ آپ اپروپریٹ میجرز لیں پولیٹیکل پارٹیسپیشن کو, ایکول پولیٹیکل پارٹیسپیشن کو انشور کرنے کے لیے. تو پھر اس میں جو ایک امپورٹنٹ اس کے ساتھ ایک ٹریٹی تھی, اس کو اڈاپٹ کیا گیا, وہ آپشنل پروٹوکول تھا اس کا. ٹھیک ہے. جو کہ ایک کہہ لیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایک ٹریٹی تھی, جس میں کمپلینٹ میکینزم تھا. کوئی بھی گروپ آف پرسن جو ہے یا انڈیویجل وہ کمپلین کر سکتا تھا ڈائریکٹلی ٹو کمیٹی جو ہے اس پہ رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹی. ٹھیک ہے. CRPD کی اس کو ڈائریکٹلی, کیونکہ پاکستان نے اس کو سائن نہیں کیا آپشنل پروٹوکول کے, پاکستان کا سگنیٹری نہیں ہے, تو ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے کہ ہم ان کو کمپلین کر سکیں ڈائریکٹلی. تو اب میں اس پہ آؤں گا. اس کا جو لیٹسٹ ریویو ہوا ہے 2026 میں مارچ میں, ٹھیک ہے, CRPD کا, اس میں پاکستان کا جو ڈیلیگیشن تھا اس نے ایک رپورٹ سبمٹ کی جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی پاکستان میں فور ڈفرنٹ لیبل پرسنس. ٹھیک ہے. تو اس میں بتایا گیا 11 مارچ کو ہوا تھا, لیکن اس میں جو ڈیلیگیشن تھا جنہوں نے پاکستان سے جانا تھا وہ نہیں جا پائے کیونکہ ایک کنفلکٹ. تو ہمارا جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹو تھے وہاں کے, یہ جنیوا میں ہے, تو جنیوا میں جو ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو تھے بلال احمد صاحب, انہوں نے ایک کمپریہنسو رپورٹ وہاں پہ سبمٹ کی. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی کیا ایفرٹس ہیں فار اسپیشل پرسنس. اس میں انہوں نے بات کی لیجسلیشنس کی, انہوں نے اسپیشلی بات کی جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹوری پرسن ود ڈسیبلٹی ایکٹ ہے 2020 کی. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ اس میں ہمارے پاس 3 ڈسیبل پرسن جو ہیں وہ اس میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے پروونشل جو لیجسلیشن ہوئی ہیں اس کی انہوں نے بات کی, پنجاب کی بات کی, پنجاب امپاورمنٹ پرسن ود ڈسیبلٹی ایکٹ 2022 کی بات کی, سندھ 2018 میں سندھ میں ایکٹ آیا تھا اس کی بات کی, بلوچستان کی بات کی. تو پھر انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں جو امپلائمنٹ ہے 5597 جو کرنٹلی ڈسیبل پرسن امپلائڈ ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بتایا انہوں نے کہ 5172 میلز اور 441 آئی تھنک فیمیلز انہوں نے بتایا. کیونکہ رپورٹ میرے سامنے انہوں نے پڑھی تھی, میں اس کو اوپن نہیں کر سکتا, ایگزیکٹ میں آپ کو فکرز بتاتا جو کہ میں نے یہاں پہ مینشن کیے ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں جو انکلوسیو ایجوکیشن ہے اس پہ بہت سارا کام ہوا. انکلوسیوٹی کو لے کے انہوں نے بات کی کہ پاکستان کا جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسپیشل ایجوکیشن ہے اس نے 2019 سے 2025 کے درمیان 241 سیشنز کنڈکٹ کیے. میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان کی پرماننٹ وہاں پہ ریپرزینٹیٹو جنیوا میں انہوں نے UNCRPD کو بتا رہے تھے پاکستان ڈیولپمنٹس کے حوالے سے ڈسیبل پرسنس کو لے کے. تو ہاں, میں ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ
241 सेशंस, वर्कशॉप्स इंक्लूडिंग सेमिनार्स कंडक्ट किए नेशनल स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने। फिर उन्होंने बताया कि 1300 टीचर्स को ट्रेन किया गया और 5000 मोर देन 5000 जो है वो काउंसलिंग के सेशंस हुए पेरेंट्स के साथ, डिफरेंटली एबल पर्सन्स के। फर्दर उन्होंने बताया कि लीगल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए और राइट्स को इंश्योर करने के लिए 493 जजेस, 100 पुलिस ऑफिसर्स, 45 प्रोसिक्यूटर्स को ट्रेन किया गया, ठीक है, लीगल राइट्स के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी और प्रोटेक्शन के लिए। इस पे जो कमेटी ने काफी क्वेश्चंस भी रेज किए। उनका ये था कि आपका जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान में 9% सम हाउ डिफरेंट एबल पर्सन हैं, तो आपने 3.1% मेंशन किए हैं, तो इसकी क्या वजह है? फिर उन्होंने स्टेटिस्टिकल डेटा की बात की गई कि इसमें फिर उन्होंने कहा कि आपके पास कोई फिल्टरिंग मैकेनिज्म नहीं है जो स्पेसिफिक चीजों को रेगुलेट कर सके कि कितनी प्रोग्रेस हुई है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो उस पे उन्होंने बात की। तो फिर उन्होंने बात की कि पाकिस्तान जो है वो रीजनल जो फ्रेमवर्क है उसमें भी इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें उन्होंने दो ऐसे जो रीजनल फ्रेमवर्क हैं उसकी उन्होंने बात की। एक इंडियन स्ट्रेटेजी की बात की। इंडियन स्ट्रेटेजी ये साउथ कोरिया में 2012 में एक डेकेड था फॉर स्पेशल पर्सन, फॉर डिफरेंट एबल पर्सन, ठीक है, अंडर यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन, यूनाइटेड नेशन सोशल कमीशन फॉर इकोनॉमिक्स, ये तो मुझे नाम भूल गया, लेकिन मैं अभी मेरे ट्रेन में आता तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है, ये था। तो इसके अंदर पाकिस्तान ने जो है कुछ टारगेटेड गोल्स थे, इसमें 10 गोल्स थे, 27 टारगेट्स थे, उस पे प्रोग्रेस का बताया 2012 से 2013 से 2022 तक। फिर उन्होंने बताया कि जकार्ता डिक्लेरेशन ये भी अंडर उसी यूनाइटेड नेशन जो रीजनल फ्रेमवर्क है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये 2022 से 2023 से 2032 तक है। इसमें जो टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं रिगार्डिंग एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, इसमें जो इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, ठीक है, उसमें एक्सेसिबिलिटी की बात की गई है, इसमें लैंग्वेजेस की बात की गई है, ठीक है, और जो डेफ एंड म्यूट पर्सन है उनके लिए, ठीक है, फिर इसके अलावा ब्रेल टेक्स्ट डिस्प्ले की बात की गई है। तो फिर उसमें खासतौर पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है, ठीक है, क्योंकि जो सीआरपीडी की जो रिपोर्ट है उसमें भी मेंशन किया गया था कि बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट रेशो है, अनइक्वल रेशो है वुमेन पार्टिसिपेशन की, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि मैं आपके सामने लाना चाहता था। पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हुई जो कि हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने एक्सप्लेन की वहाँ पे, और जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हुई रिगार्डिंग पर्सन विद डिसेबिलिटी और फंडामेंटल राइट्स, किस तरह से हम कौन कौन से राइट्स हैं हमारे पास, तो ये चंद चीजें की। उम्मीद है तो आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। बहुत शुक्रिया। अगर किसी का सवाल है तो जरूर। जी अब्दुल्ला, माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया हमने, आपका अंदाज, आपको गाइड करने का मेथड बहुत अच्छा लगा। तो क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो मेरा ख्याल स्टार्ट किए लेते हैं। नहीं साहब, क्या ख्याल है? या उससे पहले आसिफ बिलाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल है हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जी आसिफ, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कहीं, वरना मेरा ख्याल है हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आप लोग अपना हैंड रेज करें तो हम वन बाय वन फिर आपको कॉल करेंगे। हैंड रेज कर लें तमाम लोग। और सबसे पहले तो जी बतौर सीईओ ऑफ वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम अहबाब इस सेशन में यहाँ तक हमारे साथ बने रहे, और मुझे उम्मीद है कि
क्वेश्चन आंसर सेक्शन में भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। और सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ अब्दुल्ला रशीद साहब का, जिन्होंने हमारी एक कॉल पे लब्बाइक का और इस कदर इंफॉर्मेटिव सेशन आप लोगों के लिए जो हमने ऑर्गेनाइज किया है, इसमें अब्दुल्ला रशीद साहब का बड़ा अहम किरदार है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी की एक कॉल पे हाजिर हुए और आपने हमारे लिए इतना इंफॉर्मेटिव स्पीच की, जिसमें आपने हमें बहुत सारे राइट्स बताए। अब अगर मैं उन पे बात करने लगूंगा तो बहुत जाहिर है फिर बात बहुत तवील हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारे अब आप मेरे से पर्सनल पे भी पूछते हैं कि वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी क्या है, तो मुख्तसर अल्फाज में बताऊंगा आपको कि वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज रखती है, डिफरेंट कोर्सेज रखती है, जिसमें कंप्यूटर कोर्सेज हैं, हमारे पोइट्री कंपटीशन है, हमारा किरात का कंपटीशन होता है, इसके अलावा हमारे पास और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ये आप कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको सारी चीजें साथ साथ पता चलती रहेंगी। तो आखिर में एक दफा फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम अहबाब के तशरीफ लाने पे। और अब हम आपका क्वेश्चन आंसर सेक्शन लेते हैं। रेज हैंड कर दिया? जी हैंड रेज कर दिया जी। हाफिज मुबशिर का रेज हैंड है। सबसे पहले हम इनका क्वेश्चन लेंगे, एक्सेस दे दीजिए और कोशिश करें क्वेश्चन शॉर्ट रखें और टू द पॉइंट हो। थैंक यू जी। हाफिज मुबशिर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मादत, मैं बहुत लेट ज्वाइन कर पाया, इसकी वजह कि मैं सफर में था और नहीं अंदाजा रहा, वरना कल से मुझे इंतजार था। तो सेकेंडली असल में मैं एक और टॉपिक पर बात करना चाह रहा था कि हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल का जो बेसिक वजह है मुख्तलिफ लोगों के नज़दीक मुख्तलिफ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अवेयरनेस कह लें, ठीक है, इसकी वजह ये इसके सोल्यूशन के तौर पे कुछ लोग कहते हैं नहीं मुख्तलिफ सेमिनार्स होने चाहिए, पब्लिक में जो है वो इस तरह से घुल मिल के रहना चाहिए। कोई कहते हैं जी वो वक्तन फक्तन मुख्तलिफ अय्याम पे स्पेशल डेज जो है तो जैसे 3 दिसंबर 15 अक्टूबर वगैरह पे ये कर लें, प्रोग्राम्स कर लें। लेकिन मैंने जो एक चीज मिस की है कि वो हमारा ये जो स्कूल लेवल का एजुकेशन सिस्टम है, इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई कंटेंट सिरे से है ही नहीं, अगर है भी तो ना होने के बराबर। यहाँ पे जी सभी सीनियर हजरात हैं। मुबशिर, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? आपका कोई क्वेश्चन है तो आप सवाल अपना जरूर कीजिए ताकि बाकी पार्टिसिपेंट भी जाए वो। हाँ जी, उसी तरफ में आना होगा ना, ठीक है। ऑलमोस्ट कम से कम सभी मैटर के इंटर लेवल के तो होंगे ना, मोस्टली तो है मास्टर लेवल के ना। तो क्या आपने इस हवाले से कभी कोई कंटेंट पढ़ा है? यकीनन नहीं होगा। तो इस हवाले से हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से ये चीज हो सकती है गवर्नमेंट सतह पर? जैसे मुख्तलिफ कवानीन मंजूर हुए हैं, मुख्तलिफ पॉलिसियां इम्प्लीमेंट हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है। तो इस हवाले से ताकि आने वाली जो नई नस्ल है वो मतलब इसी एजुकेशन सिस्टम से या पढ़ के आगे आती है ना। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने बात की क्या चीज मिसिंग है, उसकी हम मुझे बात करें ना, कि आपने कहा कंटेंट मिसिंग है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, किस किस्म की कंटेंट की आप बात कर रहे हैं, फिर आप थोड़ा एलैबोरेट करें। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर एक क्वेश्चन के तौर पे पूछूं कि आप हजरात सभी एजुकेटेड हैं, क्या आप हजरात ने अपने रिलेटेड किसी किताब में पढ़ा है कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी पढ़ लिख सकते हैं, किस तरह से पढ़ लिख सकते हैं, या ब्रेल क्या है, वाइट केन क्या है, इस हवाले से कहीं कोई कंटेंट पढ़ा हो किसी किताब में? जी बिल्कुल मुबशिर भाई, बात यह है कि जब भी कोई इस तरह के डेज आते हैं, आपने डेज की बात की है, ठीक है, जो स्पेसिफिक हैं हमारे लिए, वाइट कैन डे की आपने बात की, जो डिफरेंट लेबल पर्सन के समय की आपने बात की, इन डेज पे ब्रोशर्स इशू किए जाते हैं और डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, जो मैंने खुद पढ़े हैं डॉन में। डिफरेंट जो एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर फैसल बारी लम्स में प्रोफेसर हैं, ठीक है, उनका मैंने आर्टिकल पढ़ा था डॉन में इस हवाले से, ठीक है। तो उन बात करते हैं लोग, ठीक है, और हमारे सर वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं और चीज करना चाह रहा हूँ। देखें डॉन में आर्टिकल 6 हो गया, तो डॉन को कोई पढ़ेगा कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है। सपोज कोई सेमिनार करवा लिया, उसमें हमसे जो हमारे रिलेटिव हैं वही आएंगे या हमारे अजीजो कारिब हैं वो आएंगे, ठीक है। कोई टीवी शो हो रहा है, ठीक है भाई, मेरी भी टीवी शो हो,
मेरी भी आप बात सुन लीजिए। Okay. सर ने बिल्कुल आपको जवाब दिया। दूसरा ही आप इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो आजकल हम अगर स्पेशल एजुकेशन की बात ही फॉर एग्जांपल ले लेते हैं तो स्पेशल एजुकेशन के अंदर हर डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है आजकल। और बहुत सारे पेरेंट्स को बुलाकर बच्चों को तो जो अवेयरनेस देते हैं, मुख्तलिफ बच्चों के पेरेंट्स को बुलाकर डिफरेंट सेमिनार्स कराए जाते हैं और जो इनके राइट्स हैं उनके बारे में आजकल अवेयरनेस दी जा रही है। सो सर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यासर हुसैन आप अपना चलिए माइक एंड पे अगर हो सके तो इस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। फिलहाल सर आप कंटिन्यू अभी करें। अभी आप अभी हाँ जी, ओके। करते हैं बाद में जी। ओके जी यासर। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, सेशन वाज ऑसम। मेरा क्वेश्चन पर्सन विद डिसेबिलिटी के हवाले से, चूंकि ये सेशन लीगल अवेयरनेस के हवाले से था, सो मैं जस्ट पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून या ऐसा कोई आर्टिकल कहीं भी मौजूद है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको टैक्स से एग्जेम्पशन मिलती हो, चाहे वो जनरल टैक्स हो या प्रॉपर्टी के ऊपर हो या कोई भी व्हीकल परचेज करना चाह रहा हो, इस तरह का कोई कानून है या नहीं है पाकिस्तान में? नहीं सर, मैंने जितना लॉ को स्टडी किया है ऐसा लॉ नहीं है टैक्स एग्जेम्पशन हमें मिलती हो। तो आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक मरतबा मैं किसी रेस्टोरेंट में गया था, वहां पे वो लोग बिल तो लेके आए हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि आप लोगों का टैक्स नहीं होता। मुझे जस्ट इस बात ने थोड़ी सी वो दी है कि लेट मी कंफर्म कि आया सच में कोई ऐसा कानून है या नहीं है। मैंने खुद भी सर्च किया, डॉक्यूमेंट वगैरह देखे, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, बट मुझे उस रेस्टोरेंट वाले वेटर ने कहा था कि आप लोगों का कोई भी टैक्स नहीं है, आप जस्ट जितना बिल वगैरह बनता है वो दे रहे हैं। मैंने इसलिए ये क्वेश्चन पूछा। नहीं सर, हमारा तो सब कुछ टैक्स लेते हैं, हम जीएसटी भी लेते हैं, सब कुछ होता है। ओके जी, नेक्स्ट जी। नेक्स्ट हमारे साथ हैं अंसर अली जी। अंसर अली, आप अनम्यूट करें और बात करें। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मतलब कोई जो स्पेशली हमारे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, अगर उसमें से किसी भी राइट की अगर डिस्क्रिमिनेशन होती है स्पेशली पाकिस्तान में, और स्पेशली अगर मैं प्रोविंस की बात करूं तो पंजाब में, तो उसके लिए फिर ये बताइए कि हम उसके लिए क्या इकदाम कर सकते हैं अगर कंप्लेंट के अलावा, क्योंकि कंप्लेंट भी अगर हम करें तो अगर कंप्लेंट की भी सुनवाई ना हो तो उसके अलावा कोई इसका सोल्यूशन है? कंप्लेंट मैकेनिज्म एक बना हुआ है प्रोविंशियल लेवल पे और फेडरल लेवल पे भी, लेकिन इसके अलावा कोई मैकेनिज्म ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि हम लेटर लिख सकते हैं सीएम को, ठीक है, वो भी मुश्किल है एक्सेस करना, लेकिन हम लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर चीफ जस्टिस को लेटर लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो बाकी कोई एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं है। ठीक हो, थैंक यू। और कंप्लेन के ऊपर भी मेरा ख्याल है मोस्टली एक्शन होता है, जैसे आजकल पीएम पोर्टल या सीएम पोर्टल वगैरह बने हुए हैं, तो उसके ऊपर जब आप कंप्लेन करते हैं, आपको किसी इदारे से कोई इशू है या कोई भी ऐसा मामला है, तो उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो आपको। अच्छा, इसमें एक एडिशन जी, इसमें एक एडिशन करता चलो। एक तो वो जो यासिर का जो क्वेश्चन है टैक्स के ऊपर, टैक्स सिर्फ आपको जो प्रॉपर्टी टैक्स है ना वो एग्जेम्प्टेड है पंजाब में, ठीक है, वो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी टैक्स जब आपको मालूम, बाकी जीएसटी, सर्विस टैक्स, ये सब लागू होते हैं। और गाड़ी इंपोर्ट पे भी ब्लाइंड बंदा गाड़ी इंपोर्ट करा नहीं सकता, फिजिकल डिसेबल गाड़ी इंपोर्ट करवा सकता है अगर उसके पास वैलिड लाइसेंस है, तो उसके ऊपर उसको जो कस्टम टैक्स है वो माफ है। दूसरा, जो फॉर एग्जांपल आपका कोई राइट जो है वो डिस्क्रिमिनेट या सेल्फ किया जा रहा है, तो आपके पास आप अदालत नहीं जा सकते। आप सिंपल, अगर आप पंजाब में तो सूबाई मोहतसिब को एप्लीकेशन दे दें जहाँ पे आप अपना केस जाकर खुद डिफेंड कर सकते हैं, या अगर वफाक के किसी महकमे में अगर आपका कोई राइट सेल्फ किया जा रहा है तो वफाकी मोहतसिब को दे दें, और वफाकी मोहतसिब और सूबाई मोहतसिब में वो जिस भी डिपार्टमेंट का होता है उनको बुलाते हैं और सुनवाई होती है।
اور پی ایم پورٹل جیسے سر نعیم نے بات کی وہ بہت ایفیشینٹ ادارہ ہے. تھوڑا ٹائم لے لیتا ہے, 10-15 دن لگتے ہیں, لیکن وہ آپ کی اس کی سنوائی لازمی کرتا ہے. ہم نے ریسنٹلی ایک نادرا کی کمپلینٹ لانچ کی تھی پنجاب میں پی ایم پورٹل پہ, اور اس کی تقریباً 3-4 جگہوں سے مختلف آفیسز سے کالز آئیں اور انہوں نے اچھی خاصی جانا سرزنش کی نادرا حکام کی. تو ورک کرتا ہے. ایٹ دی اینڈ آپ کی اسٹیٹ نے آپ کو ریلیف دینا ہے, کیونکہ ہم سب اسٹیٹ کے بچے ہیں, تو اسٹیٹ ہی ہمیں ریلیف دے گی. اگر ہم کہیں گے آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ جا کے ہم کسی کو کہہ دیں یا باہر کے ملکوں میں لکھ دیں, کوئی بھی باہر والا بندہ آپ کے ملک کے اندر انٹرفیئر نہیں کر سکتا, وہ پھر سوورینٹی چیلنج ہو جاتی ہے. تو وہ آپ کے پاس راستے ہیں بہت سارے, ملٹیپل آپشنز ہیں. اچھا جی, یہ نیکسٹ ابھی ہمارے پاس کوئی ہینڈ ریز نہیں, اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھے, ورنہ پھر ہم سر کی اجازت سے وائنڈ اپ کی طرف بڑھیں گے. کوشچنز پوچھیں, آپ کی اویئرنیس کے لیے پروگرام کیا گیا تو آپ بچوں ضرور کوشچنز پوچھیں. اور ریز ہینڈ ہی آپ کو کرنے ہوں گے, ہمارے پاس ریز ہینڈ ہے جی. بشیر ابھی آپ ٹھہر جائیں, آپ کا کوشچن نہیں, آپ ڈسکشن کرنا چاہتے تو اس کے لیے ابھی ٹھہر جائیں. جی تابع عزیز کا ہینڈ ریز ہے, تو انہیں دے دیں مس تابع عزیز کا. میرا کوشچن انفارمیشن بہت زیادہ ویلیویبل ہے, سو اس کی سیشن کی ریکارڈنگ کہیں اویلیبل ہوگی کہ ہم فردر لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں, اور اگر ہوگی تو کہاں ہوگی؟ جی اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ انشاءاللہ جو ورلڈ وائڈ ٹیکنالوجی کا یوٹیوب چینل ہے اس پہ اپلوڈ ہو جائے گی, اور کولیبریشن پہ ہم سیئر فاؤنڈیشن کا بھی چینل ڈال دیں گے, تو جی دونوں چینلز پہ آپ سیئر فاؤنڈیشن والے چینل پہ بھی سن سکیں گے اور ورلڈ وائڈ ٹیکنالوجی پہ ہم کولیبریٹ کرا دیں گے ویڈیو, تو وہ آپ کو ایکسیس میں اور لنک آپ کو مل جائے گا. ریکارڈنگ اپلوڈ ہوتے ہی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ سیئر فاؤنڈیشن کے ذریعے اور ورلڈ وائڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے لنک شیئر کر دیا جائے گا. یا پھر آپ کو جو ایڈورٹائزمنٹ میں کمیونٹی کا لنک ملا تھا, اس کمیونٹی کے اندر تو ہم ظاہر ہے وہ ورلڈ وائڈ کی ہی ہے, تو ہم اس میں تو 100% اس کا لنک شیئر کریں گے. اور کسی بچے کا, کسی پارٹیسپینٹ کا کوئی کوشچن, کوئی ایشو آپ فیس کر رہے ہوں تو لازمی آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ فورم ابھی اوپن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ابھی. جی شکور صاحب. جی ابھی شکور صاحب آپ کا ہینڈ ریز ہے. اچھا جی, بات یہ ہے کہ میں نے کوشش کی تھی یہ فارم کو فل کرنے کی, لیکن جہاں پہ ای میل آئی ڈی کا ایشو ہے, ای میل آئی ڈی کی جگہ پہ کوئی ایشو آ رہا ہے تو سبمٹ نہیں ہو رہا. نمبر بھی لکھا جا رہا ہے, ای میل آئی ڈی بھی لکھا جا رہا ہے, سارا کچھ لکھا جا رہا ہے, لیکن ایرر جو آ رہا ہے وہ سمبلس کو لے کے آ رہا ہے. اچھا, وہ آپ کی جو ای میل آئی ڈی ہے وہ بائی ڈیفالٹ وہاں لکھی ہوگی, آپ دوبارہ سے اس کو دیکھ لیجئے. ای میل آئی ڈی آپ کی بائی ڈیفالٹ ہی لکھی جا چکی ہوتی ہے جب آپ فارم کو اوپن کرتے ہیں. ملک عامر. سر کوشچن ملے گا کہاں سے, کیونکہ مجھے چیٹ میں نہیں ملا. دوبارہ بھیج دیتے ہیں آصف, دوبارہ بھیج دیں چیٹ میں. جی کسی اور کا کوئی کوشچن جن لوگوں نے مس کیا وہ بعد میں یوٹیوب چینل سے اس سیشن کو سن سکتے ہیں. اچھا جی انصر, اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ دوبارہ سے پوچھ لیجئے, اور سب لوگ اپنے اٹینڈنس کمپلیٹ کر رہے ہیں تاکہ بعد میں آپ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوئے, کیونکہ ظاہر بعد میں پھر اس طرح ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی قسم کی کوئی بات ہو. ہم لاسٹ کوشچن ان کا ہے, اگر اس کے بعد کوئی ہینڈ ریز ہوتا ہے ود ان منٹ تو ٹھیک, ورنہ پھر ہم وائنڈ اپ کی طرف بڑھیں گے. جی آنسر بولیں. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمیں ای سرٹیفکیٹ جاری ہوگا تو یہ بعد میں جاری ہوگا یا اس سیشن کے بعد فوراً جاری ہو جائے گا, اور پھر یہ اس کا پتا کیسے چلے گا, اور دوسرا یہ کہ ہم اس کو اپنے ڈاکیومنٹ کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں؟ جب آپ ای میل اور فون نمبر یہاں پہ اپنا ایڈ کر دیں گے نا, تو آپ کو یا ای میل آ جائے گا یا پھر اس کا آپ کو نمبر پہ جو ہے وہ آپ کو لنک ایک آ جائے گا, وہاں سے آپ جنریٹ کر سکیں گے سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور ہم اس کو ڈاکیومنٹس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں اگر کسی کا ہم نے ڈاکیومنٹس دینے ہیں تو. بالکل آپ اپنی سی وی کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ سیشن اٹینڈ کیا ہوا. ہاں کر سکتے ہیں. مطلب سپورٹنگ ڈاکومنٹ تو آپ نے کوئی ورک شاپ اٹینڈ کی ہے, کوئی پروگرام اٹینڈ کیا ہے آن لائن یا جا کے آن کیمپس, تو ایز اے سپورٹنگ ڈاکومنٹ تو یہ آپ کا ہیلپ کرتا ہے. کوئی بھی ڈاکومنٹ
ٹھیک ہے, thank you. نیکسٹ کسی کا کوئی کوشچن؟ میرا خیال ہے سوالات نہیں ہیں, اب اینڈنگ کی طرف بڑھا جائے. بالکل جی بالکل. تو عبداللہ بہت شکریہ. اوکے جی اوکے سر زہیب آپ وائنڈ اپ کیجیے. آپ کا شکریہ, ورلڈ وائڈ ٹیکنالوجی کا شکریہ, آصف بھائی کا شکریہ, آپ سب نے ٹائم نکالا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا ہم ضرور نئے سیشن کے ساتھ جو ہے نا حاضر ہوں گے. تو لیگل اویئرنیس آپ کا رائٹ بھی ہے اور آپ کی نیڈ بھی ہے, یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ کو لیگلی اپنے رائٹس کا پتہ ہوگا تو آپ کہیں بات کر سکتے ہیں کسی بھی فورم پہ. تو ان کو جاننا انتہائی ضروری ہے. کم از کم جو فنڈامنٹل اور جو ڈسیبلٹی ایکٹس یا رائٹس ہمارے ملک نے, ہمارے کانسٹیٹیوشن نے ہمیں دی ہیں وہ, اور جو یونائٹڈ نیشنز کے چارٹرڈ میں ہمارے لیے جو ایلوکیٹ کیے گئے رائٹس, ان کا جاننا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ اسی طرح کے سیشن کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.